कतिपय संशोधन में जो निर्णय लिया गया है वो है पहले इन 3 स्कीमों के में अलग अलग कैटेगरीज के लिए जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होनी थी उसमें 30 से 50% तक अलग अलग फाइनेंशियल इंसेंटिव्स का प्रावधान था। अब वो 30 से 50% को हटाकर अब इनके स्थान पर एक समान रूप में 50% फाइनेंशियल इंसेंटिव देने का निर्णय किया गया है। यानी कि जो 30 से 50% तक का तीनों योजनाओं पर था वो उसको हटाकर अब फ्लैट उसको 50% किया गया है। दूसरा, पूर्व में 65 NM साइज के कम साइज के ही नोट्स को इंसेंटिव प्लान में लिया गया था ताकि उसको फाइनेंशियल इंसेंटिव मिल पाए। तो अगर किसी ने आना था तो 65 NM साइज से कम साइज वाले ऐसे सेमीकंडक्टर्स बनाने के लिए ही वो देश में आते, नोट्स बनाने के लिए आते। तो अब उससे बड़े वाले जो है 65 NM से बड़े वालों को भी इसमें इंक्लूड कर लिया गया है ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। तीसरा, डिस्प्ले फैब स्कीम में किसी प्रोजेक्ट के लिए जो देय इंसेंटिव था वो 12,000 करोड़ था, उसकी एक कैप सीलिंग थी। अब इस सीलिंग को हटा दिया गया है, अब ये सीलिंग नहीं रहेगी और डिस्प्ले फैब पर इससे ज्यादा भी इंसेंटिव मिल सकते हैं। तो इन स्कीमों के जो नया आज कैबिनेट ने पास किया है, इन संशोधनों के बाद हमें पूर्ण उम्मीद है कि इस सेक्टर में एक और तो भारत की क्षमता बढ़ेगी, दूसरी ओर निवेश भी आएगा, रोजगार स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे, आयात में कमी आएगी और भविष्य में भारत निर्यात की दृष्टि से भी सेमीकंडक्टर फैब्स, डिस्प्ले फैब्स और कंपाउंड सेमीकंडक्टर और पैकेजिंग इस दिशा में भी आगे इस क्षेत्र में बढ़ पाएगा। 2026 तक सेमीकंडक्टर की कुल खपत 80 अरब डॉलर के पार कर चुकी है और 2030 तक ये लगभग 110 बिलियन डॉलर पार होने की उम्मीद है। तो आप स्वयं इस आंकड़े से देख सकते हैं कि देश को इसकी आवश्यकता क्यों थी। तीसरा विषय जो है वो हमारा नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी को लेकर है। हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 4 चीजों का कुछ दिन पहले ही लॉन्च भी किया। यूलिप की अगर मैं बात करूं, यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म, जिसमें 30 डिजिटल सिस्टम्स को इंटीग्रेट किया गया है। इससे लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में डिजिटल टेक्नोलॉजी का लाभ भी मिलेगा और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बल भी मिलेगा। दूसरा, ई-लॉग्स की मैं बात करूं तो ईज ऑफ लॉजिस्टिक सर्विसेज, ये भी इंडस्ट्रियल ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम के लिए बनाया गया है ताकि इंडस्ट्री को इसका लाभ भी मिले। ऑनलाइन ये सुविधा उपलब्ध होगी और इसमें एक ग्रुप भी बनाया गया है सर्विस का, तो इसको तौर पर देखेगा। है वो भी कर रहे हैं और हमारा स्किल मंत्रालय के माध्यम से स्किल डेवलपमेंट का काम भी इसमें किया जा रहा है। और 14 राज्यों ने अब तक अपनी पॉलिसी बना ली है और ये जो हम 13 और ऐसे राज्य हैं जो पॉलिसी बनाने की दिशा में आजकल काम कर रहे हैं। जैसा आपने देखा होगा कि विगत कुछ वर्षों में नेशनल भारतमाला, सागरमाला जैसे से लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया गया है और जीएसटी, कस्टम्स वगैरह ने भी महत्वपूर्ण रिफॉर्म्स अपने अपने क्षेत्रों में लाए हैं ताकि एक्सपोर्ट में जहां एक और कॉस्ट रिडक्शन हमारे ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट कम आए, वहीं पर पोर्ट पर भी समय कम लगे, चाहे वो कस्टम्स की बात हो या जीएसटी की, बाकी फाइनेंस डिपार्टमेंट की बात हो। और नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी भी तैयार की गई इन इनिशिएटिव्स को देखते हुए, जो टेक्नोलॉजी पर आधारित है, इंटीग्रेटेड है, कॉस्ट एफिशिएंट है और रिलायबल लॉजिस्टिक इकोसिस्टम विकसित किए जाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
एनएलपी के अंतर्गत ये लक्ष्य रखा गया है कि वर्ष 2030 तक लॉजिस्टिक कॉस्ट में ग्लोबल बेंचमार्क के अनुरूप कमी लाई जाए तथा भारत को वर्ल्ड लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स रैंकिंग में टॉप 25 में लाकर खड़ा किया जाए। 2018 में जब लास्ट रैंकिंग आएगी तो भारत का रैंक 44वें नंबर पर था और हमने लक्ष्य रखा है कि हम इसको तेजी से आगे बढ़ेंगे। इस पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन के लिए कॉम्प्रिहेंसिव लॉजिस्टिक एक्शन प्लान बनाए गए हैं, जिसके मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। इसके कुल 8 कंपोनेंट हैं, मैं 8 के 8 आपके सामने रख रहा हूं। यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म के द्वारा विभिन्न एजेंसीज के लॉजिस्टिक्स रिलेटेड पोर्टल को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा, ये पहला है। दूसरा, सिंगल डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम के लिए सिक्योर्ड लॉजिस्टिक्स डॉक्यूमेंटेशन एक्सचेंज बनाया जाएगा ताकि बिजनेस को एक ही बार इलेक्ट्रॉनिकली अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद बार बार अलग एजेंसीज को डॉक्यूमेंट देने की आवश्यकता ना पड़े। तीसरा, सप्लाई चेन्स की स्ट्रेंथनिंग के द्वारा इन्वेंट्री कॉस्ट को कम किया जा सके। स्टोरेज एवं कैरेज संबंधी इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टैंडर्डाइजेशन एवं सेवाओं को बेंचमार्किंग द्वारा इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाया जाएगा। चौथा, नेशनल ट्रेड फैसिलिटेशन एक्शन प्लान द्वारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट लॉजिस्टिक्स को इंप्रूव किया जाएगा। पांचवा, एक सर्विस इंप्रूवमेंट ग्रुप बनाया जाएगा जो लॉजिस्टिक्स से संबंधित प्रक्रियाओं और रेगुलेशंस में सुधार लाने का कार्य करेगा। लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम के यूजर्स को सुविधाएं दी जाएंगी कि वे ईज ऑफ लॉजिस्टिक्स सर्विसेज प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर कर अपने इश्यूज का समाधान करा सकें। छठा, पीएम गति शक्ति के अनुरूप एफिशिएंट लॉजिस्टिक्स के सेक्टोरल प्लान क्रियान्वित किए जाएंगे। और सातवां, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स विकसित किए जा सकते हैं। मित्रों, शहरों और राज्यों के लॉजिस्टिक्स के सुधार के लिए शहर और राज्य स्तरीय योजनाएं बनाई जाएंगी और राज्यों से इनकी चर्चा भी चल रही है और राज्य द्वारा इसे क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग की जाएगी। लॉजिस्टिक्स इंडेक्स पर लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स द्वारा राज्य की रैंकिंग की जाएगी ताकि उनमें स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना उत्पन्न हो। और जैसा मैंने पहले कहा, लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग में सुधार लाने के लिए लास्ट माइल कनेक्टिविटी हो या ग्राउंड लेवल ऑपरेशंस हो या ग्राउंड लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं को बेहतर बनाया जाएगा। इस दिशा में हर कदम उठाया जाएगा ताकि रैंकिंग में सुधार भी हो और हमारे देश से निर्यात भी बढ़ सके। स्किल डेवलपमेंट द्वारा लॉजिस्टिक्स स्किल काउंसिल द्वारा हमारे युवाओं को ट्रेनिंग देकर प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इससे जहां ओवरऑल कुल मिलाकर लॉजिस्टिक्स कॉस्ट की कमी आएगी, लॉजिस्टिक्स की एफिशिएंसी बढ़ेगी, भारतीय उद्यम एवं प्रोडक्ट्स की कॉम्पिटिटिवनेस में सुधार होगा और देश में इकोनॉमिक एक्टिविटी को बल मिलेगा और मेक इन इंडिया को बल भी मिलेगा। और जब ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बढ़ने तथा मैन पावर की स्किलिंग होने से देश में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और बढ़ेंगी। जैसा 4 इसके पहलू देखे जाएं तो पीएम गति शक्ति के इंफ्रास्ट्रक्चर के तो हमने अलग अलग बातों पर पहले कहा ही था। जो 3 नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी के अंतर्गत कवर होती हैं वो एक वेयर हाउसिंग, दूसरा इन्वेंट्री मैनेजमेंट और तीसरा सिस्टम एंड रेगुलेशन। इन तीनों का यहां पर ध्यान रखा गया नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2022 में। इस तीनों विषयों पर, क्योंकि तीनों महत्वपूर्ण विषय हैं और आपके कई प्रश्न इस पर होंगे, जो भी आपके प्रश्न हैं आप एक एक करके पूछ सकते हैं। किसी को भी? सर मैं लक्ष्मण, हमारे बीच में दोनों तीनों विभाग के सचिव भी हैं, आपके मन में जो प्रश्न हो। सर मैं लक्ष्मण हुसैन भी आवाज से, मेरा सवाल सेमीकंडक्टर पीएलआई स्कीम में जो बदलाव किया गया इसको लेकर के, सेमीकंडक्टर इंसेंटिव स्कीम में, सॉरी, इसमें 2 बदलाव किए गए हैं। एक 65 nm नोड्स की सीमा जो है उसको हटा दी गई है, इसको हटाने के पीछे क्या वजह है? दूसरा, 12,000 करोड़ रुपए के अधिकतम इंसेंटिव किसी एक यूनिट को दी जाएगी, इस सीमा को भी हटाई गई है,
क्या इससे ये डर नहीं है कि किसी एक कंपनी को ज्यादा पैसा चला जाएगा, ज्यादा प्लेयर नहीं आ पाएंगे? सबसे बड़ा डर तो ये है कि हमें दुनिया के ऊपर निर्भर है। आज अवेलेबिलिटी कितनी है दुनिया में? दुनिया भर के देशों के संकट से गुजरना पड़ रहा है कि चाहे सेमीकंडक्टर की बात हो, डिस्प्ले फैब्स की बात हो, और या कंपाउंड सेमीकंडक्टर और पैकेजिंग की बात हो। इन सभी में ही दुनिया भर में शॉर्टेज है। आप एक इंडस्ट्री से कई इंडस्ट्री तक देखेंगे, बड़ी वजह यह भी है सप्लाई चेन में। जब भारत इतने सेक्टर्स में आगे बढ़ रहा है तो यहां पर क्यों नहीं? और जब यहां पर भी कदम उठाया तो 65 nm तक अपने आप को सीमित क्यों करना है? जब दुनिया भारत में निवेश करने के लिए तैयार है, 14 PLI स्कीम्स का हमने देखा कि इतना उसका लाभ देश को मिला है कि आने वाले वर्षों में हम हर सेक्टर में आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो उस दिशा में ही 65 nm की जो सीलिंग थी कि उससे नीचे ही करना है, उससे भी बाहर निकलकर 65 nm के साइज से आगे भी बढ़कर हम कर सकते हैं, ताकि किसी के ऊपर निर्भर ना रहना पड़े, आत्मनिर्भर हम हो। और 12,000 करोड़ की इसलिए लक्ष्मण जी मैं कहना चाहता हूं, इसमें इन्वेस्टमेंट का साइज तो देखिए कितना है। गिने चुने प्लेयर्स हैं और दुनिया भर के देश उनको अपनी ओर बुलाना चाहते हैं। लेकिन भारत में एक अपनी डोमेस्टिक मार्केट भी बढ़ी और भारत में जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज की कैपेबिलिटी भी है और एबिलिटी तो है ही है। तो मुझे लगता है उसकी क्षमताओं को और बढ़ाने के लिए जब इन्वेस्टमेंट आएगी तो रोजगार भी होगा और यहां से निर्यात के अवसर भी मिल पाएंगे। हमारी अपनी भी बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। इसलिए 12,000 करोड़ की सीलिंग को जो एडवाइजरी ग्रुप है, उन सबने ही कहा है कि अगर आपको बड़ी इन्वेस्टमेंट्स लानी है और कहीं भी निर्भरता नहीं रखनी दूसरे देशों के ऊपर, तो आपको इसको थोड़ा एक्सपेंड करना होगा। इसलिए हमने इस पर जल्दी बदलाव करके संशोधन करके पारित किया है कि भारत जब दुनिया में बाकी क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है तो इस क्षेत्र में भी आगे बढ़ने का ही काम करेगा, अपनी रिक्वायरमेंट भी और दुनिया की रिक्वायरमेंट को भी पूरा करेगा। आगे बढ़ने का मतलब होता है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, पुरानी टेक्निक की तरफ बढ़ना। 65 से कम की तरफ दुनिया आगे बढ़ रही है। नहीं, अलग अलग प्रोडक्ट्स की अलग अलग रिक्वायरमेंट है। जो आपके मोबाइल फोन पे लगेगा अलग है, जो टॉवर के ऊपर लगेगा अलग है, किसी और सिस्टम पे लगेगा बिल्कुल साइज पे अलग आ जाएगा, 65 nm पे नहीं जाएगा। मेरा सवाल वैसे हमारे कंसर्न मंत्रालय से भी आए हैं अधिकारी, उनको आप ऊपर बुला सकते हैं अगर कुछ और ऐड करना है तो। एक चेयर और दीजिए ऊपर। अगला क्वेश्चन ले सकते हैं तब तक। सर, मेरा नाम प्रकाश प्रियदर्शी है, ईटी नाउ स्वदेश से। मेरा सवाल लेमेनारी सेक्रेटरी से है। जिस PLI स्कीम की घोषणा की गई है उसमें इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग की साइज क्या होगी, कितनी कैपेसिटी आप ऐड करेंगे? दूसरा, कौन सी स्कीम की? सोलर PV मैन्युफैक्चरिंग के लिए। दूसरा, पहले जो फेज का जो स्कीम था उसमें क्या मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गई है, और हुई है तो उसमें कितना कैपेसिटी अभी ऐड हुआ है? पहले जो स्कीम लाए थे वो हम 4,500 करोड़ रुपए की थी और उसमें 8.7 गीगावाट तक की क्षमता वाले 3 ऐसी कंपनीज अभी तक काम कर रही हैं जो चयनित हुई थी, और उनके माध्यम से लगभग 20,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट इसमें आ रही है। लेकिन जो भारत की रिक्वायरमेंट है 500 मेगावाट, जो हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं, उसमें 280 मेगावाट तो हमें सोलर एनर्जी में चाहिए। तो सोलर PV मॉड्यूल्स आज भी भारत में अधिकतर इंपोर्ट ही हो रहे हैं, आयात हो रहे हैं। तो हम लोकली उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी करें तो 65 गीगावाट के लगभग हमें अपनी क्षमता को खड़ा करना होगा। उसके लिए हमने 19,500 करोड़ रुपए की ये योजना लेकर आए हैं, जिसके अंतर्गत आप ये सारी जो फुल्ली इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट जिसकी मैंने पहले बात कही, जिसमें आपके पॉलीसिलिकॉन से लेकर वेफर, सेल्स और मॉड्यूल्स ये चारों बनाए जाएंगे। दूसरी स्टेज थी जहां पे वेफर, सेल्स और मॉड्यूल्स बनाए जाएंगे, और तीसरा है जहां पे सेल्स और मॉड्यूल्स। तो जिस कंपनी की जो क्षमता है वो उस हिस्से में अपने आप को, यानी कि जो भी ऑप्शन 3 है उसमें अपने आप को अप्लाई कर सकती है, वहां पे इंसेंटिव लेकर अपनी क्षमता खड़ी कर सकती है। लेकिन जो 1,000 मेगावाट तक की क्षमता खड़ी करेगा वही इसमें पात्र होगा, और जो ग्रीनफील्ड के हमारे प्रोजेक्ट हैं वो भी इसमें आ सकते हैं। बस बात इतनी है कि जब वो
अपनी क्षमता इसमें और बढ़ाएंगे तो उनको 50% तक का इंसेंटिव इसमें फाइनेंशियल इंसेंटिव मिलेगा। अगर इस पे आपको कुछ और ऐड करना देनी पड़े। थैंक यू सर।